Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस मंडावर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का मैटर और उसमें हम पढ़ेंगे आज आपकी प्रश्नावली 3 है, आव्यूह या मैट्रिक्स, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 नंबर का मैटर आपका आता है। उसमें भी दोस्तों एक सवाल 2 नंबर का आपको देता है और एक सवाल आपका 1 नंबर का आपको देता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आपकी मैट्रिक्स क्या होती है। यानी हमें जब कहीं जाते हैं तो पहले वहाँ का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ढूंढने की। इसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ मैट्रिक्स पढ़ना है, तो मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिएगा दोस्तों और ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले आव्यूह या मैट्रिक्स बोलेंगे इसको अपन। तो आव्यूह दोस्तों वह आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों को आपके पास, जो अवयव आपके पास होते हैं, उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, नोट कीजिएगा कि वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याओं या राशियों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को दोस्तों सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, A, V, C ... और इस आव्यूह के अंतर्गत आने वाले जो अवयव होते हैं उन्हें बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जैसे आपको निकालना है कोई आव्यूह, आव्यूह आपके पास A बराबर, तो बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6। बड़े कोष्ठक के अंदर उसके अवयवों को रखा जाता है और एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए इसको व्यक्त किस तरीके से करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। आपके पास में कोई आव्यूह है, आव्यूह A बराबर आपके पास में आ जाती है Aij M क्रॉस N को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। देखिएगा आपके पास में आ गई आव्यूह A बराबर, बड़े कोष्ठक के अंदर मान रखे जाते हैं। इस तरीके से अपन देखेंगे यहाँ पर, ये आपके पास में आव्यूह है। जैसे आ गया आपके पास A11 A12 A13 ... A1n, आपके पास में आ गया A21 A22 A23 ... A2n, आपके पास में आ गया A31 A32 A33 ... A3n। या इधर चले अपन, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ से चले अपन तो ये आ जाएगा A, आपके पास में आ गया M1 A M2 A M3। इधर देखें दोस्तों तो आपके पास में आ गया है A MN। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखने का एक और आसान तरीका, आपको यहाँ से गिनतियों के स्टार्ट करना है।
जब भी कोई आव्यूह आपको निकालना है तो गिनती 11 से स्टार्ट करनी है। 11, 12, 13, 14 जितने आपके पास स्तंभ हैं, फिर अगली 21 से, फिर अगली 31 से, फिर 41 से, फिर 51 से, जितने लिखने आप लिख सकते हैं। जैसे आपको किसी देवता के प्रसाद चढ़ाना होता है तो 11, 21, 31, 51 का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी आव्यूह को अपन को 11, 21, 51 का प्रसाद चढ़ा देना है। तो आपके पास इसका क्रम याद हो जाएगा आपको। 11, 12, 13 आगे चलेंगे, जितने आपको लेने हैं स्तंभ, 21, 22, 23, 31, 32, 33। दोस्तों इसको हम बोलते हैं रो, और रो बोले तो बोलते हैं इसको अपन पंक्ति। और पंक्ति को दोस्तों हम जो व्यक्त करते हैं वो आर से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका पहला जो अक्षर होता है वो आर होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे हम R3। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे पास में होता है कॉलम। कॉलम होता है, और इस कॉलम को हम जो कहते हैं वो कहते हैं स्तंभ, यानी कॉलम कह दीजिए या बोल दीजिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्तंभ। और स्तंभ के लिए देखिएगा दोस्तों ध्यान से, कॉलम या बोले तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, स्तंभ। इसको अपन सी से व्यक्त करते हैं, इसका पहला अक्षर सी होता है, इसको C1, इसको C2, इसको C3। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी आव्यूह को व्यक्त आपको करना है तो ये पंक्तियां होती हैं R1, ये R2, ये R3, आगे Rn। इसी तरीके से चले अपन, ये स्तंभ होता है C1, ये C2, ये C3। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी आपको आव्यूह को लिखना है उसके क्रम को जब हम व्यक्त करते हैं तो दोस्तों पहले हम लिखते हैं पंक्तियों की संख्या और बाद में लिखते हैं हम स्तंभों की संख्या। M क्रॉस N बोलते हैं। पहला जो मान होता है आपका वो होता है पंक्ति से, और सेकंड जो मान होता है आपका दोस्तों वो होता है आपका स्तंभ से। तो किसी भी आव्यूह का क्रम आपको लिखना होता है तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, यूं गिनेंगे पहले 1, 2, 3 जितनी पंक्तियां हैं, इसके बाद ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, ये स्तंभ होते हैं। इस तरीके से उसका क्रम लिखा जाता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, आव्यूह का क्रम अपन लिखें, यहाँ पर आपको लिखना है आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम लिखने के लिए मैंने आपसे कहा कि किसी भी आव्यूह का क्रम लिखने के लिए पहले उसकी पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, इसके बाद स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। देखिएगा, कोई आव्यूह है आपका A बराबर आपके पास में आ गया 2, 0, 3, 5, 1, 4, 6। अब दोस्तों आपको इसका क्रम लिखना है, तो क्रम लिखने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, पहले पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, इधर से 1 और 1, 2, तो 2 पंक्तियां हो गई। फिर स्तंभों की संख्या को गिनेंगे, इधर 1, 2, 3, तो आपके पास इसका क्रम हो गया 2/3। तो दोस्तों ध्यान रखना है, किसी भी आव्यूह का जब भी आपको क्रम व्यक्त करना है, क्रम लिखना है, पहले उसकी पंक्तियां गिननी इस तरीके से चलेंगे, 1 और 1, 2, इसके बाद स्तंभ गिनेंगे 1, 2, 3। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आव्यूह में अवयवों की संख्या आपको निकालनी होती है। तो किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या M क्रॉस N होती है। किसी भी आव्यूह में इस जो आपका है उसमें अवयवों की संख्या अपन को निकालनी है, कितने अवयव हैं, तो M क्रॉस N होती है। यानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ दोनों को गुणा कर दिया जाता है तो उसके अवयव निकल के आते हैं। जैसे आपको इसके अवयव निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 अपन करें तो दोस्तों आपके कितने आगे बोलो, 6 आपके पास इसके अंदर अवयव होंगे। तो हम इस तरीके से अवयव ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों आव्यूहों के प्रकार।
कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी वस्तु के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो तो हमें दिक्कत नहीं आती है। इसी तरीके से प्रश्न पढ़ने से पहले हमें पता हो कि आव्यूह किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, आव्यूहों के प्रकार में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है आपका पंक्ति आव्यूह। देखिएगा दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है आपका पंक्ति आव्यूह। आपको रटना कुछ नहीं है, बस केवल तरीका ध्यान रखना है। पंक्ति आव्यूह बोलें तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी आपके पास कोई आव्यूह है आपका a बराबर 1 2 3, ये जो आव्यूह है इसमें पंक्ति एक होगी, इधर एक, स्तंभ कितने भी हो 1 2 3, हमें मात्र पंक्ति देखनी है। पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ 2 3 1 4 कितने भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपकी परिभाषा हो जाएगी वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपका होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह आप देखें तो दोस्तों इसकी भी परिभाषा आपके पास इसी तरीके से है। जैसे यहाँ स्तंभ है तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिएगा, जैसे ए आपके पास में आ गया है 2 0 5, आप इसका क्रम लिखेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, ऐसे चलेंगे, पहले 1 2 3, फिर स्तंभ चलेंगे ऐसे। ये खड़ा जो मान है वो स्तंभ कहलाएगा, कितना है 1, यानी स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्तियां कितनी भी हो हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होता है, देखिएगा दोस्तों, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिससे हमें 5 का वर्ग करना है, 5 को 5 से गुणा कर देते हैं, यानी दोनों मान समान होते हैं, 50 25। इसी तरीके से वर्ग आव्यूह आपको निकालना है तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान होती है, यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर आपका आ गया, देखिएगा दोस्तों यहाँ आ गया है आपका ये आव्यूह है, इसमें हम पंक्ति गिने, इधर यूँ चलें तो कितनी पंक्ति हो गई 1, और यूँ चलें तो भी कितना है 1, तो वर्ग आव्यूह हो गया 1/1 का। आप निकालें यहाँ पर v, आपके पास में आ गया 2 3 5 1, इसको देखें तो पंक्ति गिनिएगा 1 1 2, फिर क्रम लिखेंगे स्तंभ 1 और 1 2, 2/2 का हो गया, यानी पहला दूसरा दोनों मान समान होंगे तो वो वर्ग आव्यूह होता है। और देख सकते हैं आप c बराबर आपको लेना है 1 2 3 0 4 5 3 -2 8। यहाँ देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पंक्ति लेंगे अपन, इधर तरीके से चलेंगे 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ लेंगे 1 2 3, यानी 3/3। और आपके कोर्स में मैक्सिमम 3/3 का ही आव्यूह आएगा, इससे ज़्यादा बड़े नहीं है, यानी 1/1 का कोई आव्यूह नहीं होगा। सवाल होंगे या तो 2/2 पर या 3/3 पर। तो दोस्तों जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान होती है वो आपका कहलाता है वर्ग आव्यूह। ये 1/1 का है प्रथम कोटि का वर्ग आव्यूह, द्वितीय कोटि का, ये तृतीय कोटि का। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह आप देखिएगा यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, विकर्ण यानी वह वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के लिए पहले वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सारे अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं।
देखिएगा आपके पास में आ गया a बराबर, आपके पास आ गया 2005। यहाँ पर देखिएगा आपके पास ये आपका जो होता है मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको, और ये जो होता है आपका ये पश्य विकर्ण बोलते हैं, पश्य विकर्ण। यानी दोस्तों ये जो हमारा होगा पष्ट अवयव से अपन यूँ चलेंगे, इसको मुख्य विकर्ण बोला जाता है और इसको बोलते हैं हम पश्य विकर्ण, या मुख्य विकर्ण को अग्र विकर्ण भी हम बोल सकते हैं, अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण, और ये आपका होता है पश्य विकर्ण। तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बी, आप और ले आओ अवयव यहाँ पर, तो आपके पास में आ गया 2 0 0 0 3 0 4, आपके पास में आ गया है 0 0 4, तो ये आपके पास में हो गया 3/3 का। तो यहाँ मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, उस मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा जितने भी अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं, तो वो आपका कहलाता है विकर्ण आव्यूह। नेक्स्ट देखिएगा आपका होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में अपन देखते हैं वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य होते हैं उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। या आप इसकी परिभाषा यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। परंतु दोस्तों हमको इसी यहाँ से ही जोड़कर चलनी है परिभाषा वर्ग आव्यूह से, यानी वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और शेष अवयव शून्य होते हैं उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे आप देखिएगा a बराबर कोई आव्यूह अपन लेते हैं, यहाँ से देखिएगा 2 0 0 2, 2/2 का हो गया आपका, और देखिएगा b बराबर आपके पास में आ गया है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3/3 का आव्यूह आ गया है आपका। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं मुख्य विकर्ण जो है वो समान होगा आपका, बाकी के शेष 0 होंगे तो वो अदिश आव्यूह कहलाएगा। यहाँ भी ये देखिएगा मुख्य विकर्ण के अवयव समान हैं, बाकी सारे 0 हैं, तो ये आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका नेक्स्ट होता है आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या दोस्तों हम बोलते हैं इसको तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, तो नाम से स्पष्ट है आपका, इकाई बोले तो एक होता है, यानी वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, वो आपका इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। देखिएगा नेक्स्ट आपका ए, इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। सामान्यतः इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह को आई से निरूपित किया जाता है। आपके पास में आ गया है 1 0 0 1, आई बराबर आपके पास में आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों इसकी परिभाषा फिक्स हो जाती है कि वह वर्ग आव्यूह, सबसे पहली शर्त है कि वर्ग आव्यूह होना बहुत जरूरी है। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे आयताकार आव्यूह। देखिए आयताकार आव्यूह नाम से स्पष्ट है,
आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई अलग, चौड़ाई अलग। इसी तरीके से वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान होती है, अलग अलग होती है, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिएगा A बराबर 1 2 3 4 0 5, इसका क्रम लिखिएगा। पहले हमारे पास आएगा पंक्तियों की संख्या 1 और 1 2, स्तंभ 1 2 3, तो आयताकार आव्यूह हो गया। देखिएगा स्तंभ आपके पास पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 हैं, यानी आपके पास पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे आपका देख सकते हैं, यहां देखें अपन, तो पंक्तियां हुई 1 2 3, स्तंभ 1 2। तो देखिएगा दोस्तों, जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग या अलग अलग होती है, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपका होता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसकी भी नाम से ही आपको परिभाषा याद रखनी है। शून्य वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे आपका A बराबर, ये शून्य आव्यूह आपके पास में आ गया 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका शून्य आव्यूह। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और इसका नेक्स्ट होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। और ये दोनों परिभाषाएं एक साथ आप देखिएगा। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट करना है आपको, यह है ऊपरी और यह है निम्न। ऊपरी का मतलब ऊपर की तरफ त्रिभुज बनेगा, नीचे के अवयव शून्य होंगे। निम्न त्रिभुजाकार, नीचे की तरफ त्रिभुज बनेगा और मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो अवयव होंगे वो आपके शून्य होंगे। तो इसको हम इस तरीके से ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, तो सीधा नाम से याद रखना है। ऊपर कहता है तो नीचे वाले अवयव 0 0 होंगे मुख्य विकर्ण के, और नीचे निम्न कहता है तो ऊपर वाले होंगे, अपोजिट याद रखना। देखो A बराबर आपके पास में आ गया है 2 3 0 4। B और देख सकते हैं आप 1 2 3 0 4 5 0 0 6। देखिएगा दोस्तों, आपके पास सबसे पहली शर्त तो यह है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य होते हैं, उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। यानी दोस्तों, ऊपर की तरफ आप इनको मिलाएं तो ये त्रिभुज बन जाता है एक, इसलिए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। ऐसे इनको मिलाएं आप, ये अवयवों को इस तरीके से आप मिलाते हैं तो ये भी एक त्रिभुज बनता है। तो ऊपर की तरफ त्रिभुज बनता है, इसलिए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। नीचे की तरफ त्रिभुज बनता है तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं, उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसको देख सकते हैं आप 2 3 0 5, 2 बाई 2 का है। बी आपका आ गया है यहाँ पर
देखिएगा यहाँ पर बी निकालें आप 3 0 0 4 5 0 1 3 4। तो यहाँ देख सकते हैं आप वह वर्ग आव्यूह जिसमें आपके पास मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य होते हैं उसे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य होते हैं, नीचे त्रिभुज बन जाता है। आप इनको मिलाएंगे ऐसे तो ये आपका एक त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज नीचे की तरफ बन रहा है इसलिए आप इसको निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। त्रिभुज ऊपर की तरफ बनता है उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसके बाद में होता है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे, उसमें आपके पास में होता है आव्यूहों की समानता। कि दो जो आव्यूह हैं उनको समान कैसे किया जाता है। तो आव्यूहों की समानता के लिए देखिएगा आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। कोई भी 2 आव्यूह हैं आपके पास ए और बी, समान आव्यूह कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूहों की कोटियां परस्पर समान हो। देखिएगा आपके पास में आ जाए यहाँ पर दो आपके पास में आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर आपके पास में आ गया बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन। 2 आव्यूह हो आपके पास, दोनों की कोटियां परस्पर समान हो। पहली कंडीशन देखिएगा, 2 आव्यूह है आपके पास, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन। तो आपके पास पहली शर्त तो ये होती है यदि दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हो। सेकंड होता है आव्यूह ए का प्रत्येक अवयव आव्यूह बी के संगत अवयव के समान हो। तो ये 2 कंडीशन होती है दोस्तों। आपके पास 2 आव्यूह जब भी दिए जा रहे हैं उनको समान करना है तो करने का एक ही तरीका होता है कि 2 आव्यूह दोनों की कोटि पहले तो समान होनी चाहिए दोनों की। इसकी 2/3 तो इसकी भी 2/3, इसकी m क्रॉस n तो इसकी भी m क्रॉस n। और आव्यूह ए का जो प्रत्येक अवयव है आव्यूह बी के संगत अवयव के समान हो तो दोनों आव्यूह समान कहलाते हैं। और समान आव्यूह आपके पास होंगे तो यहाँ अपन प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई है आव्यूह से संबंधित। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके पास यूनिट नंबर 3.1। तो इस मैटर को आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा और ये हमें पूरा मैटर क्लियर है तो एक तरीके से ये इस प्रश्नावली का एड्रेस है, इस पर पहुंचने का पहला रास्ता है, पहली सीढ़ी है और ये आपको पूरी तरीके से पता है तो दोस्तों इस प्रश्नावली के अंदर किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3.1 उसको देखना ना भूलें। बाकी अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।